हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। सबसे पहले आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो नए साल के लिए आज एक नया वीडियो बना रहा हूं। 6 जून को शायद पेपर है, आई एम नॉट श्योर, MCS 021 का। उसी MCS 021 जो है वो डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है। उसी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, जून 2023 का। ठीक है ना। इस वीडियो में मैं जून 2023 के Q1 एंड Q2 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, उनके आंसर्स बताऊंगा और उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। अगले पार्ट में मैं Q3, Q4 और Q5 के क्वेश्चंस का सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करें, अगर कोई डाउट है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट डालता रहता हूँ और इसके अलावा कुछ यूज़फुल टिप्स आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो क्वेश्चन पेपर था हमारा ये MCS 021 जून 2023 का ये क्वेश्चन पेपर था। डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर है। जो BCS 042 है और जो MCS 021 है, इसके काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी सिमिलैरिटीज सेम है। ठीक है ना, एक दूसरे के वर्क अराउंड ही चलते हैं, सेम कंसेप्ट ही होते हैं। तो मेरी BCS 042 की सीरीज को भी आप देख सकते हो, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन पेपर्स मैं इसमें सॉल्व करता रहूंगा आपको। तो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन था एल्गोरिदम लिखने का। वो ये कह रहा है कि 2n×n मैट्रिसेस को मल्टीप्लिकेशन करने का कोड लिखो, उसका टाइम कितना लगेगा, उसका स्पेस कितना लगेगा, वो बताओ। तो मल्टीप्लिकेशन होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6, ये मेरा मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, ऐसे रोज होती हैं। तो 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, 1 2 3। और एक और मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 1 2 1 2। इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 2, 3 × 2। तो n×n का मतलब होता है, जो वो कह रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने मर्जी रोज हो सकते हैं और यहाँ पे जितने मर्जी कॉलम्स हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन होती कहते हैं पहले समझ लीजिए। इस मैट्रिक्स को अगर मैं A कहूँगा और इस मैट्रिक्स को अगर मैं B कहूँगा, तो द रिजल्टेंट मैट्रिक्स C, वो उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले आप इसके कॉलम और इसकी रोज को मैच करते हो। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज और सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के रोज अगर कंप्लीट होते हैं, इक्वल होते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। और जो सी का आपका रिजल्टेंट वैल्यू निकलेगा, उसका जो फॉर्म होगा, जो बाकी बच गया है ये वाला 2/2 का, तो जो नया फॉर्म होगा वो 2/2 का बनेगा। अब ये सॉल्व कैसे होगा, मैं कलर चेंज करके कोशिश करता हूं। होगा कैसे, यहां से चलेगी रो और यहां से चलेंगे कॉलम। तो ये पहला एलिमेंट 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हुआ 1 × 1 जिसका आंसर आया 1। अभी रो खत्म नहीं हुई है, कॉलम खत्म नहीं हुआ है, तो +2, इसका अगला और इसका अगला 2 × 2, तो ये हो गया 4, प्लस अब 3 × 1 जो कि आ गया 3। अब हमारी रो कॉलम खत्म हो गए हैं। अब हम इसी रो को दोबारा स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और इस कॉलम से सॉल्व करेंगे। तो 1 × 2, तो ये आ गया 2, प्लस 2 × 1, 2 प्लस 3 × 2 इक्वल्स 6। अगेन रो कॉलम खत्म हो गए, अब अगली रो की टर्न आएगी। तो ये जो रो है अब ये इसके साथ दोबारा होगी। तो 4 × 1 4, प्लस 5 × 2 10, प्लस 6 × 1 6। देन अगेन दिस रो विद दिस कॉलम, तो 4 × 2 8, प्लस 5 × 1 5 एंड 6 × 2 12। इनको प्लस किया, सो द फाइनल आंसर इज 4 + 3 + 1 8, 10 + 6 16 + 4 20, 2 + 2 4 4 + 6 10 एंड 12 + 13 8 + 5 13, हाँ 25। तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स था सी। आपको ये चीज आंसर चाहिए, आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है।
इसका एल्गोरिदम लिखने को बोला था उसने। तो एल्गोरिदम देखते हैं इसका, अपने पीपीटी की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या बोला है, एल्गोरिदम का सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे नाम लिख दिया है। एल्गोरिदम का नाम क्या है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। क्या कर रहा है, ए बी सी तीन मैट्रिक्स को लेगा, जो ए बी मैट्रिक्स आपको बताए थे, सी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। जो मैं कह रहा था कि पहले ये वाली रो सॉल्व होगी जो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वाली रो इसके अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। फिर हम स्विच भी करते हैं, है ना, यही चीज चलती होती है। तो उसके लिए आई जे के मैंने लूप के लिए तीन वेरिएबल लिए हैं। पहले मैट्रिक्स का साइज क्या है, वो R1 C1 बताएगा। दूसरे मैट्रिक्स का साइज क्या है, वो R2 C2 बताएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी। फिर पहले उससे पूछा कि भाई ए मैट्रिक्स का अपना रो साइज और कॉलम साइज बता दे, जो R1 C1 हो गया। अगेन दूसरे मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम साइज बता दे, जो बी में होगा, जो R2 C2 होगा। फिर चेक करें, जैसे R1 × C1 और इधर है R2 × C2, अगर ये दोनों मैच करती हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या मेरा C1 R2 के इक्वल नहीं है? अगर इक्वल नहीं है तो भाई हम यही कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और वापस आ जाओ, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये मैच करते हैं, मैच करने पे क्या करना है, हाँ भाई अब ए वाले अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स डाल दो, तो वो चीज करवाएंगे। फिर बी के एलिमेंट्स डालेंगे। सी मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, जैसे मैंने बताया था, इसका R1 इसका C2, R1 × C2 सी मैट्रिक्स का साइज होगा। तो सी होगा जो भी R1 की वैल्यू होगी, C2 होगी, उतने पे उतने का ये मैट्रिक्स बना के रख देगा, ठीक है ना। आगे आगे फिर क्या किया है, सॉरी, आगे फिर हमने क्या किया है, पहले लूप लगाई है रो 1 के लिए। वो किस लिए है, अगर आपकी ये मैट्रिक्स है तो इस तरफ मूव करने के लिए। फिर उसी के अंदर कॉलम लूप किस लिए है, इधर मूव करने के लिए दूसरे मैट्रिक्स के साथ। और जब ये हो जाता है तो यही रो जो है स्विच मारती है अगले कॉलम के लिए। तो इसके लिए आई, इसके लिए जे, और इस स्विच के लिए हमने के लूप को यूज किया है, आई जे एंड के। ये मैट्रिक्स 1 का था तो ये रो 1 के साइज के इक्वल चलेगा, ये कॉलम के हिसाब से तो कॉलम 1 के इक्वल चलेगा, और के = 0 रो 2 जितनी होंगी के उस हिसाब से चलेगा। जब आई और जे और के मेरे को इनिशियलाइज हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, ये कोड लिखूंगा कि यार ए आई के और बी के जे को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है उसको ओल्ड वैल्यू से प्लस कर दो। तो ये कुछ ऐसे समझ लीजिए, 2 1 6 7 ये मैट्रिक्स था, 1 2 4 2 ये मैट्रिक्स था, ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये कॉलम 0 है और कॉलम 1 है, अगेन 0 1 0 1। तो 0 0 पोजीशन का एलिमेंट 2, 0 0 पोजीशन के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 2 × 1, तो 2 × 1 2 प्लस सी जी की वैल्यू जो कि 0 होगी उसके साथ सेट होकर इनिशियली सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन ये अगली लूप फिर चलेगी, फिर ये 1 एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 2, तो ओल्ड वैल्यू अब 2 है, 2 + 2 हमारा 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जब ये लूप खत्म हो जाती है तो स्टेप 8 में क्या करूंगा, मैट्रिक्स सी को प्रिंट करवाओ और एग्जिट कर दो, भी हमारा काम हो गया है, ठीक है जी। फिर मैंने इसकी थ्योरी लिख दी है कि ये एल्गोरिदम मेक श्योर करता है कि मैट्रिक्स जो है वो कंपैटिबल हो मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर उस पर स्टेप बाय स्टेप मैनर में कैलकुलेशन करता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो 1 2 3 लूप लग गई हैं। अगर एक लूप लगती है तो ON, 2 लूप लगती है तो ON², और अगर 3 लूप लगती है तो ON3। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ON3। क्यों, क्योंकि 3 नेस्टेड लूप्स लगी हुई हैं, n इटरेशंस के लिए चलती हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम इज ON²। ये क्यों है, क्योंकि जो मैट्रिक्स सी बनेगा वो n/n का होगा, ठीक है ना, उसके लिए ही हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा हमने कोई और डाटा स्ट्रक्चर यूज नहीं किया है, तो दैट विल बी इनफ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी ON³ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी ON²। ओके, तो इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन 10 मार्क्स का कंप्लीट होता है, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है, उसका एक एल्गोरिथम लिखो जो 6/5 मैट्रिक्स को ले और 3 ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन उसकी निकाल के मुझे दे दे। तो इसको समझते हैं जरा, होता क्या है स्पार्स मैट्रिक्स। देखो यार मैट्रिक्स क्या है, अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि यार 1 2 3 4 5 6 ये आपका मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, टोटल 6 का ये मैट्रिक्स है। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि एक मैट्रिक्स में 0 ज्यादा हो और वैल्यूज कम हो, ठीक है ना, तो इस तरीके के मैट्रिक्स को स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं। स्पार्स मैट्रिक्स मतलब वैल्यूज बहुत कम है, 0 से बहुत ज्यादा है,
और डेंस मैट्रिक्स मतलब वैल्यूज ज़्यादा हैं, इसको डेंस मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका स्पार्स मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। क्या होता है स्पार्स मैट्रिक्स? पहले तो मैट्रिक्स के बारे में बता दिया भैया कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स होता है कि 2D डाटा ऑब्जेक्ट होता है, 2D, m रोज और n कॉलम के हिसाब का। ठीक है ना। इफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हैव जीरो वैल्यूज तो हम उसको स्पार्स मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरे शब्दों में स्पार्स मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें बहुत सारे जीरोज हैं। डेंस मैट्रिक्स से कंपैरेटिवली इसमें डेंस मैट्रिक्स में नॉन जीरो एलिमेंट ज्यादा होते हैं, स्पार्स मैट्रिक्स में जीरो एलिमेंट ज्यादा होते हैं। थ्री ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स मैट्रिक्स क्या कहते हैं? इसको ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। ये सिर्फ नॉन जीरो एलिमेंट्स को स्टोर करेगा, बाकियों को छोड़ देगा। ठीक है ना। ईच एंट्री इन द थ्री ट्रिपल कंसिस्ट ऑफ रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स एंड वैल्यू। ये समझते हैं पहले, फिर आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। देखो ये आपका मैट्रिक्स है, मान लो इस मैट्रिक्स को ध्यान से स्टडी करो। कितनी रोज हैं? 1 2 3 4। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5। तो 4/5 का ये साइज है। कितना हो गया? ये 20 एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए। तो आप 20 एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, बट उसमें से एक्चुअल वैल्यूज कितनी है जीरो को छोड़ के? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट्स हैं। बाकी 14 पे क्या है? जीरो है। तो यार ऐसे एलिमेंट को अगर तुम स्टोर करोगे तो जीरो स्टोर करने में कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो? इसी को हम बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। स्पार्स मैट्रिक्स की इस स्पेस कंप्लेक्सिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम थ्री टपल रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते होते हैं। ठीक है ना। पहले आपको प्रैक्टिकल करवा दूं, फिर समझ लगेगा। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल कुछ थोड़ा डिफरेंट लिया है। ये आपका मैट्रिक्स है स्पार्स मैट्रिक्स। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। सिर्फ 5 एलिमेंट है। कितने रोज हैं? 1 2 3 4 5। 5 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 3 3 6। 5 × 6 30 हैं। सॉरी 6 रोज हैं और 5 कॉलम है, पर बात एक ही होगी, 30 वैल्यूज आएंगे। तो 30 एलिमेंट्स को स्टोर करना है, लेकिन 30 में से 25 जो है वो जीरो है और 5 जो है वो एलिमेंट्स हैं। तो थ्री टपल रिप्रेजेंटेशन क्या करेंगे भैया? ऐसे करो, जिस जिस पोजीशन पे आपके वो है ना वैल्यूज है उनको कंसिडर कर लो। तो अगर इसकी काउंटिंग करूं तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 0 1 2 3 4। एक वैल्यू है 3 जो किस पोजीशन पे है? 0 2 पोजीशन पे। तो 0 2 पोजीशन पे वैल्यू 3 है। एक 4 है, 1 0 पोजीशन पे 4 है, तो 1 0 पोजीशन पे 4 है। 1 4 पोजीशन पे 2 है, तो 1 4 पोजीशन पे 2 है, एंड सो ऑन। आपको ये समझ लग गया होगा। सेकंड रो 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर वैल्यू क्या है आपकी? 5 है। फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम के अंदर वैल्यू क्या है? 1 है। तो ये जो पहली वैल्यूज हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? रो इंडेक्स। दूसरी वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? आपके कॉलम इंडेक्स। और तीसरी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपकी वैल्यू को। तो 3 यूज हुए ना थ्री ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। इसको ट्रिपलेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, जिसमें रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स और वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि जीरोस को सेव ना किया जाए। तो इतने बड़े मैट्रिक्स को सेव करने के लिए हम इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो यही इस एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है कि जो स्पार्स मैट्रिक्स की थ्री ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। रो इंडेक्स, कॉलम इंडेक्स और वैल्यू को सेव किया जाता है। इसका फायदा क्या है? स्पार्स मैट्रिक्स में लेसर नॉन जीरो एलिमेंट्स होते हैं जीरो से, तो कम मेमोरी लगती है। ऑब्वियसली भाई 30 एलिमेंट की जगह सिर्फ आप 5 रख रहे हो तो मेमोरी बच गई कम। इन केस ऑफ सर्चिंग इन स्पार्स मैट्रिक्स, अगेन आप जीरोस को इग्नोर कर दोगे। ठीक है ना। कहीं 30 में से आपको कोई वैल्यू ढूंढनी पड़ती, आपको पता है 25 जीरो है इसमें से, तो 5 में ही एलिमेंट ढूंढना है, तो कहाँ 30 में ढूंढते? अगर स्पार्स मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है तो आप 5 को यूज करोगे, मतलब वो थ्री ट्रिपलेट है। तो इसका ये फायदा है थ्री ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन का। फिर इसका एल्गोरिथम लिखना था, तो भैया एल्गोरिथम लिख दिया मैंने। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि पहले 6/5 स्पेस मैट्रिक्स ले लो, ये इनपुट चाहिए, ये आउटपुट चाहिए। स्टेप्स क्या होंगे? एम्प्टी लिस्ट बना लो, क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट टू स्टोर थ्री ट्रिपल। एक एम्प्टी लिस्ट बना के रख लो आप, रो इंडेक्स की, कॉलम इंडेक्स की और वैल्यू की। मैट्रिक्स के थ्रू गो थ्रू हो, ट्रेवर्स ईच एलिमेंट ऑफ द 6 एलिमेंट। अगर और चेक करो कि क्या वो एलिमेंट नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो आप क्या करोगे? उसका थ्री ट्रिपल वैल्यू में प्लेस कर दोगे उसको। जैसे कि ये 0 है, ये 0 है, ये 3 है, इसको कंसिडर करोगे। 0th रो 0 1 2, 0 2 पे वैल्यू क्या आएगी? 3। इस तरीके से स्टोर करते जाओगे। ऐड दिस थ्री ट्रिपल टू द लिस्ट क्रिएटेड इन स्टेप 1, जो बनाई थी उसके अंदर डालते जाओ, ये करते जाओ। ठीक है ना। और उसके बाद क्या करो? द लिस्ट ऑफ थ्री ट्रिपल ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। ये रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी मैट्रिक्स की, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में आपकी ये एल्गोरिथम को एक्सप्लेन कर दिया है। स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, थ्री ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है।
इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। राइट एन एल्गोरिथम फॉर एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट। यार ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। अब मुझे समझ नहीं लग रहा था कि वो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, कि ये इंसर्शन का कोड है, डिलीशन का कोड है, किस तरीके का कोड है। बट देन आई रियलाइज कि इसने ये बोला है कि अगर एरेज बनाने हैं लेकिन वो लिंक लिस्ट के थ्रू बनाने हैं तो वो कैसे बनाओगे। तो भैया मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा दिमाग लगाने का मतलब ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेनेशन में नहीं गया हूँ, ठीक है ना। जो उसने पूछा था बस वही लिखूंगा और कुछ नहीं लिखूंगा इसके अंदर। तो भैया ये चीज़ मैंने लिख के दी है। क्या है? क्रिएट एन एरे टू स्टोर द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। पहले आप एक एरे बना लेना, ठीक है ना, जैसे कि नोड ptr 5 की। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि आपने थियोरेटिकली एरे बना लेना है। लिंक लिस्ट बनाने के लिए हम सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है स्ट्रक्ट नोड, मतलब एक नोड बनेगा, उस नोड के अंदर दो हिस्से होंगे, डेटा और नेक्स्ट। तो यहाँ पे अंदर क्या रखा जाएगा? डेटा, और यहाँ पे क्या रखा जाएगा? नेक्स्ट। ओके, फिर आपने क्या करना है? लिंक लिस्ट का हेडर पॉइंट इनिशियलाइज करना है। तो क्रिएट ए वेरिएबल टू ट्रैक द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट। तो उसके लिए मैंने ये लाइन लिखी है कि एरे लिंक लिस्ट स्टार लगाने का मतलब ये है। अब एक तो तरीका ये है एरे बनाने का, एक तरीका ये होता है कि आप नोड स्टार पीटीआर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये डायनामिक एरे होती है। तो मैंने डायनामिक एरे का हेड बना दिया है। फिर इंसर्ट करवाना है, तो भैया एक न्यू नोड डिक्लेयर कर लो। पहले जो आपकी लिस्ट बनेगी उस लिस्ट का न्यू नोड क्या होगा? तो न्यू नोड बना लो। न्यू नोड बनाने के बाद इतना लिखने के बाद अगला एल्गोरिथम कंटिन्यू कर रहा हूं। जब आप न्यू नोड वेरिएबल बनाओगे तो न्यू नोड वेरिएबल जो बनेगा उसके अंदर दो हिस्से होंगे, एक होगा नोड का डाटा और एक होगा नेक्स्ट। कहता जो भी तुम्हारा डेटा है वो यहाँ पे प्लेस कर दो। जैसे कि यहाँ पे हमने ABC का मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। आप यहाँ पे कोई वैल्यूज ले सकते हो, लाइक 10, 20 और 30। आप ये वैल्यूज एग्जांपल में ले सकते थे। फिर इनकी इंडेक्सिंग कर दो 1 2 3, ठीक है ना। फिर ये 2 का एड्रेस जा रहा है, ये 3 का एड्रेस जा रहा है, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्रॉस, और इसका हेड नोड आपने दिखा दिया जो कि है 1, ठीक है ना। तो हेड की जगह 1, ये डायग्राम सेम रहेगा। बस यहाँ पे ABC की जगह आपने क्या करना था? 10, 20 और 30 को बना देना था, ठीक है ना। अब अगर आपका फर्स्ट नोड बनेगा तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो ये नल को पॉइंट आउट करेगा। डायग्रामेटिकली तो आप क्रॉस रिप्रेजेंट करते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग में क्या लिखोगे? -1। कोई इंडिकेशन नहीं है। जैसे एरे की इंडेक्सिंग क्या होती है? 0 1 2 3 4, माइनस में तो कभी इंडेक्स ही नहीं होता ना। तो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट -1, मतलब कि इनिशियली अभी इसके पास कोई आगे स्टार्टिंग नोड, ये स्टार्टिंग नोड है, इसके आगे कोई नोड है ही नहीं। अपडेट द हेड पॉइंटर टू द इंडेक्स ऑफ द न्यू नोड। अब जो हेड तुमने खाली बनाया था शुरू में उसको आप अपडेट करोगे इस लाइन से, ठीक है ना। इस लाइन से आप क्या करोगे कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट आउट कर दोगे। अगर ये इंसर्ट करने का कोड है, अगर आपने ट्रेवर्स करना है तो ट्रेवर्स करने के लिए क्या करोगे? आप स्टार्टिंग से शुरू करोगे, जिसको आप हेड बोलते हो। तो लिस्ट हेड को आपने करंट बना लिया, करंट का डेटा प्रिंट करवाओगे, लिस्ट एरे डॉट करंट का डेटा प्रिंट करवाओगे। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को मूव करने के लिए इस कोड को यूज करोगे, और ये कोड तब तक चलता जाएगा जब तक कि आपका करंट की वैल्यू -1 नहीं हो जाती है। -1 मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है एलिमेंट ढूंढने को, ठीक है ना। तो ये एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट का कोड था जो आप एग्जाम में लिख सकते थे। ये डायग्राम आप हटा के यहाँ पे ABC की जगह, यानी कि ये वैल्यूज हटा दो, इन वैल्यूज की जगह आप क्या लिख देते? बस 10, 20, 30। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया था ना उसके अंदर डेटा को इंट लिया था, ठीक है ना। तो डेटा जब डालोगे तो डेटा आपका इंटीजर ही होना चाहिए ना, ABC कैसे डाल सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये चेंज इसमें कर सकते थे। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन था बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च भैया वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च होता क्या है? मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स पड़े हैं लेकिन वो सॉर्टेड होने चाहिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ये आपके पास एक लिस्ट पड़ी हुई है। इस लिस्ट में जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो उसको हम बोलते हैं आइटम। मान लो आज आइटम ढूंढ रहे हो 25। तो ये क्या करेगी? इसकी इंडेक्सिंग अगर करें तो 0 1 2 3 4 5, ये क्या करेगी? एक बिगिनिंग वेरिएबल ले लेगी जिसको कहेगी 0, एक एंड वेरिएबल ले लेगी जिसको कहेगी 5। फिर ये मिड कैलकुलेट करेगी। मिड कैसे कैलकुलेट करेगी? बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 0 + 5 अपॉन 2, जो कि आएगा 2.5। पॉइंट्स को इग्नोर करने के लिए ये क्या करेगी? इसको राउंड ऑफ करेगी इंट के अंदर,
तो लोकेशन क्या आ गया आपकी, मिड की वैल्यू क्या आ गई इन द एंड 2। 2 मतलब सीधा सेकंड लोकेशन को कंपेयर करेगा, सॉरी सीधा सेकंड लोकेशन को कंपेयर करेगा, ठीक है ना। तो आइटम था 25, 25 जैसे डेटा मिड लेस देन आइटम, तो 20 लेस देन 25, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होगी तो ये क्या करेगा, इसको पता है कि एलिमेंट इस तरफ पड़ा है, तो ये अपने बिगिनिंग की वैल्यू को चेंज कर देगा। बिगिनिंग कहाँ पे ले आएगा, 4 पे, और एंड कहाँ पे रहेगा, 5 पे। अगेन कैलकुलेट करेगा, तो 4 + 5 अपॉन 2, 9/2 जो क्या आएगा 4.5, पर क्योंकि इंटीजर लगा है तो ये क्या करेगा, 4 प्रोड्यूस करेगा। अगली बार जब तुम करोगे डेटा मिड आइटम से कंपेयर करोगे, इस बार ये मैच कर जाएगा। डेटा मिड में क्या पड़ा है आपके, अब 25, सॉरी कहाँ गया, डेटा मिड के अंदर क्या पड़ा है अब आपका 25, 25 = 25 हो गया, आपको एलिमेंट मिल गया। तो आपको 2 कंपैरिजन में ही एलिमेंट मिल गया। ये आपका बाइनरी सर्च होता है। बाइनरी सर्च की मैंने 2-3 वीडियोस डाली हुई हैं मैंने, आप उनको देख लेना। BCS 042 सब्जेक्ट कोड की लिस्ट में आपको बाइनरी सर्च मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये बाइनरी सर्च के बारे में उसने पूछा था पहले, तो भैया डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक है। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब क्या है, अपनी जो लिस्ट है उस लिस्ट को हाफ में डिवाइड करो। जैसे बिगिनिंग था, एंड था, आप सीधा मिडल पे कैलकुलेट कर रहे हो। फास्ट सर्चिंग टेक्निक है, इसके कंपैरेटिवली एक लीनियर सर्च है, लेकिन लीनियर सर्च बहुत स्लो है, ठीक है ना। एफिशिएंट एल्गोरिदम है सॉर्टेड एरे में से एलिमेंट ढूंढने को। अगर सॉर्टेड नहीं है तो ये प्रोसेस नहीं चलेगा, आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। सॉर्ट करने के लिए आप बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इस तरीके के एल्गोरिदम लगा सकते हो, ठीक है ना। तो मिडल ऑफ द लिस्ट होती है जो आइटम से कंपेयर की जाती है। 3 पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो वो इक्वल हो जाएगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा। तो वहाँ पे क्या करना है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर सेम है तो भैया सर्च सक्सेसफुल है, रुक जाओ। अगर लेस देन है तो आप बिगिनिंग एडजस्ट करते थे मिड +1, अगर ग्रेटर देन है तो आप एंड एडजस्ट करोगे मिड -1। सिर्फ सॉर्टेड लिस्ट पे लगेगा। बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है तो बहुत अच्छी है ये, 3-4 एलिमेंट्स के लिए बाइनरी सर्च कॉम्प्लिकेट कर देती है, कम टाइम लेती है, ठीक है ना। और स्पेस भी इसका ज़्यादा नहीं लेती है, ठीक ठाक ही है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन नहीं है। ये आपका था बाइनरी सर्च की इंट्रोडक्शन, और ये था आपका एल्गोरिदम। तो ये आप अपने एग्जाम में एल्गोरिदम लिख सकते थे, ठीक है ना। इस एल्गोरिदम में अगेन एल्गोरिदम का नाम क्या है, बाइनरी। जो लिस्ट बनेगी, लाइक ये जो लिस्ट बनाई थी मैंने आपको अभी 5, 10, 15, 20, 25, इस लिस्ट को मैं क्या कहूँगा, डेटा। बिगिनिंग एंड मिडल, अब ये इंडेक्सिंग करूँगा तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो बिगिनिंग क्या हो जाएगा आपका 0, एंड क्या हो जाएगा आपका 4, मिड क्या है, मिड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे जिसको इंटीजर रखोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 2। आइटम क्या है, जो एलिमेंट ढूंढ रहे थे, जैसे मैंने 25 का एग्जांपल लिया था। एलओसी क्या है कि कहाँ पे पड़ा है आपका 25 एलओसी अभी 4 पे पड़ा है, इस तरीके से। जब तक नहीं पता होगा तो एलओसी की वैल्यू मैं -1 रखूंगा। तो बिगिनिंग और एंड को सेट किया, मिड कैलकुलेट किया, लूप लगाई। अगर डेटा मिड आइटम के इक्वल नहीं है तो चेक करो लेस देन है कि ग्रेटर देन है। अगर लेस देन है तो मिड एडजस्ट कर देना। यहाँ पे कंडीशन उल्टी लिख दिया मैंने, आइटम लेस देन डेटा मिड कर दिया है, लेकिन जब मैं समझा रहा था मैंने लिखा था डेटा मिड लेस देन आइटम, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अब कोड चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा था बिगिनिंग इक्वल टू मिड +1, ये मैंने उल्टा लिख दिया है। आप इसी टेक्निक को फॉलो कर लेना, एज इट इज याद कर लेना। चौथे स्टेप पे इस वैल्यू को दोबारा कैलकुलेट करोगे। जब ये लूप खत्म हो जाएगी तो आप क्या करोगे, क्या डेटा मिड आइटम के मैच करती है, अगर करती है तो लोकेशन की वैल्यू मिड सेट कर देना और प्रिंट करवा देना कि भैया लोकेशन मिल गई है आपको। लेकिन अगर नहीं मिली तो एलओसी की वैल्यू क्या रखना आप, -1, और जो भी एलओसी की वैल्यू होगी वो आपको अपडेट हो जाएगी। तो ये आपका बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम था। फिर उसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी थी। बाइनरी सर्च में जो लूप लगती है वो कुछ इस तरीके की है, लाइक व्हाइल बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू एंड। फिर मैं क्या करता हूं, मिड निकालता हूं, बिगिनिंग प्लस एंड अपॉन 2। तो एग्जैक्ट मैं हाफ कर रहा हूं, हाफ का मतलब होता है लॉग। लॉग इन कैलकुलेशन में आप लॉग कह सकते हो। तो ये जो लूप तो है, लूप की वजह से आपका ON होना चाहिए था, लेकिन लूप ये सिंपल प्लस प्लस नहीं हो रही है, या माइनस माइनस नहीं हो रही है, एक एक करके नहीं बढ़ रही है, ये हाफ कंपैरिजन के थ्रू चल रही है। इसलिए ये ON का हाफ हो जाके O log n हो जाता है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O log n है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कर रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसने कोई खास वेरिएबल नहीं लिया है,
ठीक है ना, अप टू n वेरिएबल नहीं क्रिएट हो रहे हैं तो इसका स्पेस कम्प्लेक्सिटी O1 ही गिना जाएगा। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च का था ON और स्पेस कम्प्लेक्सिटी था O1। ओके, इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपल्सरी था वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन थे, चारों में ही एल्गोरिदम्स थे, ठीक है ना। तो ये एल्गोरिदम्स आपके खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो था कि स्प्लिट ट्री क्या होता है और बाइनरी ट्री से इसका डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो देखते हैं वो क्या होता है स्प्लिट ट्री। जस्ट सेकंड। तो सबसे पहले समझते हैं कि बाइनरी ट्री क्या होता है। देखो यार, बाइनरी ट्री क्या होता है। बाइनरी ट्री होता है जिसके लेफ्ट और राइट सिर्फ 2 चाइल्ड होंगे, लेफ्ट और राइट सिर्फ 2 चाइल्ड ही होंगे। तो लाइक ए के लेफ्ट में बी और सी चला गया, इसके लेफ्ट में डी आ गया, ई आ गया, इसके एफ आ गया। तो ये आपका बाइनरी ट्री है। जो स्प्लिट ट्री है, स्प्लिट ट्री भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सर्चिंग प्रोसेस रिट्रीवल प्रोसेस आसान कर देता है। सपोज आपके पास ये वैल्यूज पड़ी हुई हैं 10, 20, 15, 16, 14, ठीक है जी, 12 और 9। अगर इस बाइनरी सर्च में आपने कोई इस ट्री में अगर आपने कोई एलिमेंट सर्च किया, लेट से 12, तो 12 कहाँ पड़ा था, ये रहा। अब इस 12 तक पहुंचने के लिए आपको कितने लेवल सर्च करने पड़े, पहला लेवल, फिर दूसरा लेवल, फिर तीसरा लेवल। एक बार जब 12 वो सर्च कर लेगा, फिर वो ये देखेगा कि यार शायद पॉसिबिलिटी ये है कि इस नंबर को दोबारा ढूंढा जाए। तो दोबारा ढूंढा जाएगा तो मेरे को दोबारा इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, इस ट्री को रोटेट करेगा, शिफ्ट करेगा इस फॉर्म में कि जो नंबर सबसे पहले सर्च हुआ था वो टॉप पे आ जाएगा। तो इट शुड बिकम समथिंग लाइक दिस। 12 ऊपर आ गया, यहाँ पे 15 रहा, यहाँ पे 20 रहा, यहाँ पे वही 16 और 14, और यहाँ पे आपका 10 और 9 आ गया। अब अगर वो 12 दोबारा ढूंढता है तो अब उसको टॉप पे ही मिल जाएगा। तो द फ्रीक्वेंटली असेस्ड एलिमेंट्स आर पुश्ड एट द टॉप ऑफ द ट्री so that the next assessing your traversal of the same number will be easier and will give you the element faster। ओके, ये स्प्लिट ट्री होते हैं बस। और अब ये जब रोटेशन हुई है कि ये एलिमेंट उठ के यहाँ पे चला गया है, तो ये एक तरीके की आपकी जैसे एवीएल ट्रीज होते हैं या रेड ब्लैक ट्रीज होते हैं, सिमिलर टू दैट आपका ट्रेवर्सल्स होगा। लेफ्ट रोटेशंस होंगी, राइट रोटेशंस होंगी, LL RR रोटेशंस होंगी। तो ये स्प्लिट ट्री का मैंने मेन आपको बता दिया क्या होता है। अब ये स्प्लिट ट्री का थ्योरी है, क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है कि 12 नंबर ऊपर ले आएगा। बाइनरी सर्च ट्री है। बाइनरी सर्च ट्री क्या होता था कि भाई जैसे आपके पास एलिमेंट है 15, 10, 6, 9, तो आपने पहला एलिमेंट 15 ऊपर रख दिया। अगर छोटा एलिमेंट आता है तो आप इस तरफ रखते जाओगे, अगर बड़ा एलिमेंट आता है लाइक 16 तो आप इस तरफ जाते जाओगे। 9 छोटा है तो यहाँ पे आप क्या प्लेस करोगे। तो BST का सेल्फ एडजस्टिंग मेथड है दैट मेंटेन्स अ बैलेंस बाय परफॉर्मिंग ट्री रोटेशंस। जो रोटेशंस हो रही हैं कि जैसे आपने अभी 9 एलिमेंट को ढूंढा है, अब वो रोटेट करके इसको ऊपर टॉप पे लेके आएगा, ठीक है ना, इन्हीं को स्प्लेस कहा जाता है। द आइडिया इज टू ब्रिंग फ्रीक्वेंटली असेस्ड एलिमेंट्स क्लोजर टू द रूट। वही चीज कि जो एलिमेंट बहुत ज्यादा असेस हो रहे हैं उनको टॉप पे ले जाया जाए, जिससे आपका एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंप्रूव हो जाता है। इन स्प्लिट ट्री व्हेनेवर एन एलिमेंट इज असेस्ड, चाहे वो सर्च किया, चाहे वो इंसर्ट किया, चाहे वो डिलीट किया, इट इज मूव्ड टू द रूट ऑफ द ट्री थ्रू अ सीरीज ऑफ रोटेशन, ऊपर ले आया जाता है। इस प्रोसेस का इफेक्ट क्या होता है कि जो रिसेंटली असेस्ड या मॉडिफाइड एलिमेंट्स होते हैं उनको हायर प्रायोरिटी दे दी जाती है, ताकि उसको दे दी जाती है और इनको रूट के करीब ले जाया जाता है। द बेसिक आइडिया इज टू एक्सप्लॉइट टेम्परल लोकेलिटी। जो चीज ज्यादा, जिसकी ज्यादा जरूरत है उसको ऊपर रखो। द स्प्लिट ट्री ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड आइटरेटिवली। अब वो ये कैसे होगा, जैसे 9 को पहले ऊपर लेके जाएगा, फिर और ऊपर लेके जाएगा ताकि ये टॉप पे चला जाए, ठीक है। स्प्लिट ट्रीज सिंपल और इजी टू इंप्लीमेंट होते हैं। ये टाइम कम्प्लेक्सिटी कम लेते हैं और सूटेबल होते हैं उन सिनेरियोज में जहां पे कुछ आइटम्स को ज़्यादा सर्च किया जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर आइटम्स, तो वहां पे स्प्लिट ट्रीज बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो ये स्प्लिट ट्री का आपका डेफिनेशन था। फिर उसने ये बोला था कि बाइनरी ट्री के साथ इसका डिफरेंस बताओ। तो ये बाइनरी ट्री और स्प्लिट ट्रीज का डिफरेंस है। पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो बाइनरी ट्री होती हैं क्या होते हैं, इनको जनरल बाइनरी ट्रीज कहा जाता होता है, लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे। ये सेल्फ एडजस्टिंग है क्योंकि एडजस्ट होंगे, ऊपर नीचे जाएंगे। बैलेंस मेंटेन, ये कोई बैलेंस मेंटेन नहीं करता, ये बैलेंस भी मेंटेन करके रखेगा। इंसर्ट, डिलीट और सर्च करने का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है
ऑन एन एवरेज बाइनरी ट्री का ओ लॉग एन होता है के हिसाब से चलता है। स्प्लिट ट्री भी ओ लॉग एन ही चलता है, लेकिन अमोर्टाइज्ड। अमोर्टाइज्ड का मतलब क्या है, ये मैंने यहां पे लिखा है, कहते हैं रेफर्स टू द एवरेज कॉस्ट इनकर्ड बाय सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस पर ऑपरेशन रादर देन द वर्स्ट केस इंडिविजुअल। ये जो आपने निकाला है ना एवरेज केस, ये ओ लॉग एन है वर्स्ट केस सिनेरियो। ये वर्स्ट केस सिनेरियो, अमोर्टाइज्ड का मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो नहीं है कि कितने ऑपरेशंस लगाए, उन ऑपरेशंस के कितना कॉस्ट पड़ा जिससे आपको एलिमेंट मिल गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो कॉस्ट दोबारा नहीं लगेगी क्योंकि वो ऊपर रख दिया गया है। ओके, तो वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी इन दोनों का सेम है, ओ एन ही है। एवरेज केस कंप्लेक्सिटी ओ लॉग एन है। ये अमोर्टाइज्ड मैटर करता है, नहीं तो बाइनरी ट्री के कंपैरिजन इंसर्शन डिलीशन सर्चन सेम हो रही है, लेकिन क्योंकि आप जो रिसेंटली असेस्ड एलिमेंट है उसको उठा के ऊपर रख देते हो, इसलिए ये इनका जो टाइम कंप्लेक्सिटी है ये अमोर्टाइज्ड होता है, मतलब फिक्स नहीं है। बैलेंस, अगर आपने बाइनरी ट्री को बैलेंस करना है तो भैया एवीएल लगाओ, रेड ब्लैक लगाओ, खुद करो, ये खुद हो जाएंगे, इनको जरूरत नहीं है। मेमोरी ये फिक्स स्टोरेज होता है, ये थोड़ा डायनेमिक होता है ड्यू टू स्पेस, ये चेंज होती रहती है। यूज केस कहाँ यूज होता है, बैलेंस जहाँ पे जरूरत नहीं है, जनरल पर्पस के लिए आप इसको यूज करते हो। जहाँ पे बैलेंस मोर मैटर करेगा, टेम्परल लोकेलिटी को इंप्लीमेंट करना होता है, तब आप स्प्लिट ट्रीज को यूटिलाइज करते हो। तो ये आपका बाइनरी ट्री और स्प्लिट ट्रीज के डिफरेंस में आप ये चीजें लिख सकते थे। अमोर्टाइज का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके, तो ये आपका डिफरेंस था बाइनरी ट्रीज और स्प्लिट ट्रीज का। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था, ये हर बार आ रहा है यार, बाइनरी ट्री आपको दिया हुआ है, उसका प्री ऑर्डर निकालो, इन ऑर्डर निकालो, या पोस्ट ऑर्डर निकालो, या दोनों निकालो, कुछ भी निकालो। उसने ट्रेवर्स करने को बोला है, उसने थ्योरी लिखने को नहीं बोला है, ना एल्गोरिथम लिखने को बोला है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी भी लिखो और एल्गोरिथम याद करके जाओ, इन केस एक बार एल्गोरिथम आ गया तो फंस जाओगे। तो ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है, ट्रेवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास ये ट्री गिवन है तो सबसे पहले जब तुम प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा, ऊपर से प्रिंट करोगे तो ए आएगा, लेफ्ट से प्रिंट करोगे तो सी आएगा, इधर से प्रिंट करोगे तो एफ आएगा कि जी आएगा, क्या आएगा, किस ऑर्डर को फॉलो करूं कि इस ट्री को एक पर्टिकुलर मेथड से प्रोसेस किया जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल मीन्स विजिटिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट और ट्री एग्जैक्टली वंस विदाउट रिपीटिंग एनीथिंग। इसके 3 ऑर्डर होते हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये जो नाम है ये रूट की पोजीशन से डिसाइड किए जाते हैं। तो रूट प्री ऑर्डर में सबसे पहले होगा, उसके बाद लेफ्ट और राइट होगा। इन ऑर्डर में रूट मिडिल में आ जाएगा, फिर लेफ्ट फिर राइट, और पोस्ट ऑर्डर में रूट एकदम एंड में चला जाएगा और फिर लेफ्ट और राइट आगे चले जाएंगे। लेफ्ट राइट की पोजीशन में हमेशा लेफ्ट आगे रहेगा, राइट पीछे रहेगा। जैसे आर्मी मार्च करती है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, उसी तरीके से आपने ध्यान रखना है कि लेफ्ट पहले प्रोसेस होगा तब जाके राइट की टर्न आया करेगी। तो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर को कैसे प्रोसेस किया जाएगा ये आप थ्योरी लिख सकते थे कि भैया 3 ट्रेवर्सल टेक्निक होती है। प्री ऑर्डर जिसमें रूट फिर लेफ्ट फिर राइट आता है, रूट को यहाँ पे मैंने एन से डिनोट किया हुआ है, लेफ्ट को एल से, राइट को आर से। इन ऑर्डर में रूट बीच में चला जाता है, पहले लेफ्ट फिर बीच में रूट नोड और फिर राइट ट्रीज आते हैं। पोस्ट ऑर्डर में रूट एकदम नीचे चला जाएगा, ये एन गलत हो गया है, सबसे नीचे यहाँ पे एन आएगा रूट, फिर ऊपर लेफ्ट और राइट, यहाँ पे राइट होना चाहिए था, यहाँ पे एन होना चाहिए था। ओके, तो ये आप थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर सकते थे। अब इसका जो आंसर आया है वो देखते हैं, क्या आंसर आया है, कैसे आया है। तो ट्रेवर्सल आपने करना कैसे है, देखो आपने रूट से शुरू करना है। प्री ऑर्डर आपने शुरू किया मान लो, तो प्री ऑर्डर में आप रूट से शुरू करोगे, राइट। तो रूट क्या है आपका ए, तो ए को सबसे पहले प्रिंट कर दो आप। फिर रूट के बाद टर्न किसकी आती है, लेफ्ट की और फिर राइट की, है ना। अब रूट का लेफ्ट क्या है, ये रूट का लेफ्ट हैंड है, तो बी। तो बी पे गए, यहां पे पहुंच गए। यहां पे आपने क्या करना है, दोबारा इस प्रोसेस को अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक सब ट्री है, इसका भी एक चाइल्ड है। तो यहां पे आके आपने दोबारा प्रोसेस अप्लाई किया, ये रूट है, पहले रूट प्रिंट करना है तो रूट प्रिंट कर दिया। फिर इसके लेफ्ट में जाना था, लेफ्ट में ये था सी, तो सी को प्रिंट कर दिया। क्योंकि ये आगे चाइल्ड नहीं है इसके, तो आपने इसका सब ट्री नहीं निकाला, इसका राइट है नहीं तो इसको छोड़ दिया आपने। फिर आप बैक ट्रैक किए, ए के लेफ्ट सारे प्रोसेस हो चुके हैं, ए भी प्रोसेस हो चुका है, अब टर्न आएगी इसकी। ये खुद एक ट्री है, तो ट्री का रूट पहले आएगा, दैट इज डी। फिर इसके लेफ्ट में जाएंगे आप, लेफ्ट में गए ई, ई एक खुद ट्री है क्योंकि इसका एक चाइल्ड है, तो यहां पे दोबारा प्रोसेस करोगे, तो रूट पहले आएगा, रूट क्या था ई। फिर इसका लेफ्ट कुछ भी नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है,
राइट में क्या है जी, तो जी। फिर बैक ट्रैक करेंगे, क्या लेके आएंगे आप, डी प्रोसेस हो चुका है, फिर ये आए हैं तो अब रह क्या था एफ, तो आप एफ प्रोसेस करोगे। तो ये रेड कलर प्री ऑर्डर को डिनोट करता है। एक उसने पूछा था इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में क्या होता है कि रूट मिडल में आ जाता है। तो ये ट्री था, ट्री का रूट नोड था, लेकिन रूट को लिखने से पहले मैं लेफ्ट में जाऊंगा। जब मैं लेफ्ट में आया तो ये खुद एक ट्री है, ये खुद एक ट्री था, तो इस पे अगेन यही प्रोसेस अप्लाई करूंगा। रूट प्रिंट करने से पहले इसके लेफ्ट में जाऊंगा। जब मैं लेफ्ट में गया तो लेफ्ट में इसके कोई लेफ्ट राइट नहीं था, तो ये डेड एंड नोड था, तो सबसे पहले मैं सी प्रिंट करूंगा। अब बैक ट्रैक करूंगा, इसका पेरेंट कौन था, इसका पेरेंट था बी, तो बी प्रिंट किया गया। क्या बी का कोई राइट था, नहीं था, तो और बैक ट्रैक करो। ए के लेफ्ट प्रोसेस हो चुके हैं बी और सी, यस हो चुके हैं, तो अब ए प्रिंट कर दो, ए प्रिंट कर दिया। अब ए के राइट में आए, जब हम राइट में आए तो ये खुद एक ट्री बैठा है, ये खुद एक ट्री बन के बैठा है। तो खुद एक ट्री बन के बैठा है, तो अगेन रूट को स्टोर कर लिया। रूट का लेफ्ट क्या था ई, तो सबसे पहले ई प्रोसेस करेंगे। जब मैंने ई प्रोसेस किया तो ये खुद एक रूट था, ठीक है ना, इसका लेफ्ट था नहीं, तो लेफ्ट नहीं प्रोसेस किया। फिर रूट नोड जो ई प्रोसेस कर चुका हूं, फिर टर्न आएगी इसके राइट की, राइट जो में है जो वो जी नोड है। जब ये प्रोसेस हो गया तो अब हम बैक ट्रैक करेंगे। जब ये प्रोसेस हो गया तो हम बैक ट्रैक करेंगे ऊपर, डी, तो रूट की टर्न आएगी अब, क्योंकि लेफ्ट हो चुका है तो डी आया। और फिर राइट में क्या है एफ है, तो एफ प्रिंट किया गया। ओके, तो इस तरीके से इन ऑर्डर निकाला है। उसने दो ही पूछे थे, लेकिन भैया क्या पता पोस्ट ऑर्डर पूछ ले, तो पोस्ट ऑर्डर भी देख लेते हैं इसका। अगेन ये ट्री है, इसके लेफ्ट में जाना है पहले, ये भी एक ट्री है, इसके लेफ्ट में जाना है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो लेफ्ट को प्रोसेस किया, सी प्रिंट कर दिया। सी को बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक किया तो बी पे पहुंचा, बी का राइट पहले प्रोसेस होना था। अब पोस्ट ऑर्डर में रूट के बाद टर्न आती है राइट की, सॉरी रूट के बाद लेफ्ट की और फिर राइट, सॉरी पहले आता है लेफ्ट, फिर आता है राइट और फिर आता है रूट। तो लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, अब राइट में कुछ नहीं था तो छोड़ दिया, फिर बारी आई रूट की, रूट में क्या था बी, तो बी प्रोसेस कर दिया। अब इस ट्री पे यही प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो ए का लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, ए को लिखने से पहले मुझे इसका राइट प्रोसेस करना पड़ेगा। जब राइट प्रोसेस करने गया तो ये खुद एक सब ट्री था, तो सब ट्री था तो इसको दोबारा प्रोसेस अप्लाई किया, तो डी साइड पे रख दिया, डी का लेफ्ट क्या था ई में आया, ये खुद एक सब ट्री था, अगेन इसको ई को साइड पे रख दिया, ई का लेफ्ट क्या था कुछ भी नहीं, तो ई के लेफ्ट के बाद टर्न किसकी आएगी, ई के राइट की, जो कि था जी, तो मैंने जी प्रोसेस कर दिया। अब बैक ट्रैक करना शुरू किया, तो बैक ट्रैक में क्या था पहले ई प्रोसेस कर दिया, फिर ई का बैक ट्रैक किया, डी का वही राइट पड़ा है, हाँ पड़ा है, जो है एफ, तो एफ प्रोसेस किया, फिर बैक ट्रैक किया डी पे, फिर बैक ट्रैक किया ए पे, तो सबसे एंड में मैंने रूट नोड को प्रिंट किया है ए। इनको समझने का एक और आप समझ लो, प्री ऑर्डर में रूट सबसे पहले होता है, तो देखो रूट ए है जो सबसे पहले है। पोस्ट ऑर्डर में रूट सबसे एंड में होता है, तो देखो ए रूट आपका सबसे एंड में है। इन ऑर्डर में रूट आपका मिडल में है, इसके इस तरफ सारे पहले इसके लेफ्ट वाले चाइल्ड्स हैं, ये वाले ऑर्डर जो मर्जी हो, और राइट वाले सारे इसके राइट में पड़े हुए हैं। तो ये आपका ट्रेवर्सल का आंसर था। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा आपको। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।